डियर क्लास 10th स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का केमिस्ट्री का पेपर है, तो मैंने जिस तरह पहले फिर गेस्ट पेपर्स आपको बना के दिए थे एआई से और उनमें से बहुत ज़्यादा पोर्शन आ रहा है पेपर में, तो इसी तरह ये मैंने केमिस्ट्री का भी बनवा लिया है। तो आइए शुरू करते हैं और मैं आपको हल करवाता हूँ। इसमें से बहुत ज़्यादा चीज़ें आने वाली हैं, तो इसको गौर से देखें और समझें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 घंटे का पेपर होगा आपका 60 नंबर का। ये आप लोगों के पास पेयरिंग स्कीम लिखी गई है, ठीक है, कि ये किन किन चैप्टरों में से कितने कितने एमसीक्यूज आने हैं। इन चैप्टरों में से 2-2 एमसीक्यूज आने हैं। सॉरी, ये थोड़ी सी लाइन टेढ़ी लग गई है। 14, 15 और 16 वाले में से, ठीक है, जैसे लिखा आ रहा है। और इसी तरह चैप्टर नंबर 10 में से 2 आने हैं, बाकी सारों में से एक एक एमसीक्यूज आना है। इसी तरह ये लिखा गया है कि जो क्वेश्चन नंबर 2 आना है वो इन 2 चैप्टर्स में से आएगा। 9 और 10 में से 3-3 सवाल आएंगे और इसमें से आएगा, ठीक है। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इन 3 चैप्टरों में से आएगा और उनमें से इसमें 3, इसमें 2, इसमें 3, ये वाली सीधी सीधी लगी हुई है तरतीब। और इसी तरह ये लॉन्ग क्वेश्चंस की भी लगी हुई है। चैप्टर नंबर 9 में से नहीं आएगा, इन चैप्टरों में से आएगा। ये ठीक है, उम्मीद है समझ आ गई होगी पेयरिंग स्कीम की। आगे चलते हैं ज़रा। पहला क्वेश्चन जो होगा वो होगा एमसीक्यूज बेस्ड। 12 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे आप लोगों के। 15 मिनट का टाइम दिया गया होगा, ठीक है। शुरू करते हैं। इंग्लिश और उर्दू मीडियम दोनों ही करेंगे हम लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे उर्दू के भी होते हैं, बहुत ज़्यादा इंग्लिश के भी होते हैं। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट टू मेक अमोनिया। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाते हैं, रिएक्ट करके अमोनिया बनाते हैं। इक्विलिब्रियम मिक्सचर में क्या मौजूद होगा? N2+3H2+2 NI3, ये अमोनिया बनाने का तरीका है। व्हाट विल बी प्रेजेंट इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर? तो मिक्सचर के अंदर N2H2 और NI3, ये बी वाला जो ऑप्शन है ये ठीक होगा, ठीक है। नीचे लिखा भी हुआ है सही वाला, ठीक। विच आयन इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड? कौन सा आयन सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है? तो ये होगा इसमें से कॉन्जुगेट बेस डी वाला HSO4 नेगेटिव, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन दोनों तरफ ठीक कर लें। विच वन ऑफ द गिवन इज आ लिविस बेस? इसमें से कौन सा लिविस बेस है? तो वो NI3 वाला, ए। आगे, पिच इज द ब्लैक रेजिड्यू ऑफ? पिच किसका स्याह वेस्ट है? तो कोल तार का, ठीक है। ये काकोल नहीं, कोल तार सिर्फ आना था, ठीक है। 1 मिनट, ये जो का है ये काट दें, सिर्फ कोल तार का। आगे, ऑक्सीडेशन ऑफ इथीन विद KMnO4 प्रोड्यूसेस? इथीन की KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन से बनता है, तो इथाइलिन ग्लाइकोल, सी वाला जो है वो ठीक है। विच वन ऑफ द गिवन इज आ डायासक्राइड? दिए गए में से कौन सा डायासक्राइड है? तो वो सक्रोज है। आगे, जस्ट अबव द अर्थ सरफेस इज ट्रोपोस्फियर? सर्स के ऊपर वाली सतह पे क्या है? ज़मीन की सतह के बालकल ऊपर कौन स्फीयर है? तो ये ट्रोपोस्फियर है। ट्रोपोस्फियर, थर्मोस्फियर, मीजोस्फियर, ये सारी जो लेयर्स हैं, स्ट्रेटोस्फियर ये वाली होती हैं। तो सबसे ज़मीन के जो बिल्कुल साथ है वो ट्रोपोस्फियर है। नॉर्मली रेन वाटर इज़ वीकली एसिडिक बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस? आमतौर पर बारिश का पानी किसकी वजह से कम एसिडिक होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। पानी की मखसूस हीट कैपेसिटी है, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज़ 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन, ठीक है। तो बी वाला। आगे, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज़ रिमूव्ड बाय एडिंग? पानी की परमानेंट हार्डनेस को किस के इस्तेमाल से ख़त्म किया जा सकता है? तो सोडियम जियोलाइट के ज़रिए, ठीक है। Na2 जियोलाइट। मेट इज या मैट जो इज अ मिक्सचर ऑफ? मेट इज अ मिक्सचर ऑफ, मेट मिक्सचर है तो वो Cu2S और FeS, कॉपर सल्फाइड और फेरस ऑक्साइड, ठीक है। सी वाला ऑप्शन जो है वो ठीक होगा। आगे, ये वाला जो है ना, ये इसने दोनों दफ़ा, ये वाला नहीं ठीक होगा, सी। इधर ये वाला डी वाला ठीक है, ठीक है, क्योंकि इधर थोड़ा से ऑप्शन उर्दू और इंग्लिश में आगे पीछे हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे डी वाला सही है, यहाँ पे सी वाला सवाल वही है। आगे, इन द लाइम किल्न द रिएक्शन CaCO3? चूने की भट्टी में दर्ज झेल रिएक्शन मुकम्मल होने की वजह है कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2 का मुसलसल खारिज होना। CO2 एस्केप्स कंटिन्यूसली, ये कंटिन्यूसली पूरा वर्ड है, CONT भी लिख सकता है। ये हमारा हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट कंप्लीट। उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्टिव पार्ट। सब्जेक्टिव पार्ट 48 मार्क्स का होगा। 1 घंटा 45 मिनट का वक्त दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में से आपको 8 सवाल दिए जाएंगे और उसमें से 5 करने हैं। इसी तरह हर जो पार्ट है उसके 2-2 मार्क्स होंगे। शुरू करते हैं ज़रा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो ये वाला जो है ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 के 8 पार्ट्स।
अब 8 में से आप लोगों ने कितने करने होते हैं, 5, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि 8 में से आप लोगों ने 5 नहीं करके आने, 6 या 7 करने, 1 या 2 एक्स्ट्रा, ताकि अगर कोई सवाल गलत भी हो जाए तो उसमें से नंबर ना कटें और वो दूसरे वाले में से ले लें। शुरू करते हैं। डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। केमिकल इक्विलिब्रियम की हालत से क्या मुराद है? When the rate of forward reaction takes place at the rate of reverse reaction, the composition of the reaction mixture remains constant. It is called a chemical equilibrium state. जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाता है और रिएक्शन मिक्सचर के अज्जा की मिकदारों में कोई तब्दीली नहीं होती तो इसे केमिकल इक्विलिब्रियम हालत कहते हैं। आगे राइट टू करैक्टरिस्टिक मैक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम की 2 मैक्रोस्कोपिक खसूसियात लिखें। तो एक, इट इज़ अचीवेबल इन अ क्लोज्ड सिस्टम, और दूसरी, एट इक्विलिब्रियम स्टेट अ रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन कीप ऑन टेकिंग प्लेस एट द सेम रेट। और यहाँ पर है ये सिर्फ बंद सिस्टम में ही कायम हो सकता है और इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन रुकता नहीं, बल्कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन एक ही रेट पर जारी रहते हैं। उसके बाद है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव मास एंड रेट ऑफ रिएक्शन। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक किसी शय के रिएक्ट करने का रेट इसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आगे डिफाइन पीएच। व्हाट इज द पीएच ऑफ ए प्योर वाटर। पीएच इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। ये कंसंट्रेशन 2 दफ़ा है, 1 दफ़ा लिखना है। ऑफ हाइड्रोजन आयन। पीएच इसका फार्मूला माइनस लॉग एच प्लस आयन। द पीएच ऑफ प्योर वाटर इज 7। इसी तरह पीओएच की भी आ सकती है। अब पीएच की तारीफ करें, खालिस पानी में पीएच की क्या है, खालिस पानी की पीएच क्या है? हाइड्रोजन आयन की मोलर कंसंट्रेशन के मनफी लॉगरिथम को पीएच कहते हैं। तो ये वाला फार्मूला भी साथ लिख देना, उर्दू मीडियम असल में लिखा नहीं गया तो ये यहाँ पे आ जाएगा। आगे खालिस पानी की पीएच क्या है, 7 होती है। आगे नेम द टाइप्स ऑफ साल्ट्स। साल्ट्स की टाइप के नाम लिखें, साल्ट्स की इकसाम के नाम। नॉर्मल साल्ट, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट, डबल साल्ट, मिक्स साल्ट, कम्प्लेक्स साल्ट, ये सारी जो है इनकी डेफिनेशनें भी आनी चाहिए और एक रिएक्शन भी आना चाहिए इसकी प्रिपरेशन का आप लोगों को। नॉर्मल साल्ट, एसिडिक साल्ट ये सेम ही है। आगे वाई एच प्लस आयन्स एक्ट एज लिविस एसिड। एच प्लस आयन क्यों लिविस एसिड के तौर पर काम करता है? एच प्लस आयन हैज एम्प्टी 1s ऑर्बिटल एंड कैन एक्सेप्ट an electron pair to complete its duplet, hence it acts as a Lewis acid. H प्लस आयन में एक खाली 1s ऑर्बिटल होता है और ये अपना डुप्लेट मुकम्मल करने के लिए इलेक्ट्रॉन का पेयर कबूल कर सकता है, इसलिए ये लेविस एसिड के तौर पर काम करता है। आगे वाई आर एल्केन्स कॉल्ड पैराफिन्स। पैरा मीन्स लिटल एंड अफिन्स मीन अफिनिटी और रिएक्टिविटी। एल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स बिकॉज दे आर लीस्ट रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अल्केन्स पैराफिन्स क्यों कहलाते हैं? पैरा का मतलब कम और अफिन्स का मतलब अफिनिटी या रिएक्टिविटी है। अल्केन्स को पैराफोर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सबसे कम रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। राइट डॉट एंड क्रॉस फार्मूला ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन का डॉट और क्रॉस फार्मूला लिखें इस तरह, ये किसी का भी आ सकता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन से लेकर डेकेन तक, ठीक है। सारों का आना चाहिए आप लोगों को। उसका कार्बन की मिकदार पता हो ना, कितने कार्बन आएंगे तो दूसरा लिखना इजी हो सकता है। कंडेंस्ड भी आ सकता है, किसी तरह का भी फार्मूला आ सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही 8 में से 5 करने होते हैं, लेकिन आप लोगों ने 6 या 7 करके आने हैं, एक आधा एक्स्ट्रा। आगे व्हाट इज एन एस्टर ग्रुप। राइट फार्मूला ऑफ इथाइल एसीटेट। एस्टर ग्रुप क्या है? इथाइल एसीटेट का फार्मूला लिखें। ईस्टर्स का फंक्शनल ग्रुप RCO डबल बॉन्ड OR, ठीक है। तो ये होगा RC डबल बॉन्ड OR, ठीक है। इथाइल एसीटेट का फार्मूला होगा कि ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, तो इथाइल एसीटेट का ये है CH3C डबल बॉन्ड O और दूसरी तरफ O फिर आ जाएगा, ठीक है, और C2H5, ठीक है। द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एस्टर इज RC डबल बॉन्ड OR डैश, यानी कि एक आर वैसे लिख दें, एक आर पे डैश लगा दें। फार्मूला ऑफ इथाइल एसीटेट CH3CO2H5, ठीक है। तो ये सारे जो हैं ग्रुप्स तकरीबन 8 ग्रुप हैं मेरा ख्याल है आपकी बुक में लिखे हुए हैं। तो ये सारे आप लोगों को डेफिनेशन है, उनके एग्जाम्पल और उनका एक फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए, कोई भी आ सकता है। इसी तरह फंक्शनल ग्रुप की अपनी भी डेफिनेशन, जिस तरह अल्कोहलिक ग्रुप, ईथर, ईस्टर, कोई भी कार्बोजाइल, कार्बोनाइल, सारे आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। राइट डाउन द नेम्स ऑफ 4 टाइप्स ऑफ कोल। कोयला की 4 इकसाम लिखे हैं, तो पीट, लिग्नाइट, बिट्यूमिनियस और एंथ्रासाइट। इधर भी वही है, इन सारों की डेफिनेशन है, कितनी परसेंटेज है, यूजेस वगैरह सारा कुछ, इसका पूरा वो वाला जो बॉक्स है वो सारा आना चाहिए।
वाई कार्बन शोज कैटिनेशन बट सिलिकॉन डज नॉट। कार्बन कैटिनेशन का मुजाहरा करती है लेकिन सिलिकॉन नहीं करती, क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कार्बन एटम्स कैन फॉर्म स्टेबल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स 355 किलो जूल पर मोल कंपेयर टू वीकर सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड्स 200 किलो जूल मोल विच अलाउज कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स। कार्बन एटम मजबूत कार्बन कार्बन बॉन्ड्स 355 किलो जूल पर मोल बनाते हैं, जबकि सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड 200 किलो जूल पर मोल कमज़ोर होते हैं। इसी वजह से कार्बन लंबी चेन्स बनाती है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डीएनए? डीएनए का क्या काम है? तो डीएनए स्टोर्स एंड ट्रांसमिट्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन एंड डायरेक्ट्स द सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन। डीएनए जनियाती मालूमात को ज़ख़ीरा करता है और इन्हें नस्ल दर नस्ल मुंतकिल करता है। नेज़ ये मखसूस प्रोटीन्स की तैयारी की हदायत देता है। आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का ही पार्ट नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 3 का ही, हाउ आर प्रोटीन्स फॉर्म? प्रोटीन्स कैसे बनते हैं? प्रोटीन्स आर हाईली कॉम्प्लिकेटेड मैक्रोमॉलिक्यूल्स फॉर्म थ्रू द पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स लिंक टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। प्रोटीन्स इंतहाई पेचीदा मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं जो अमाइनो एसिड्स के पॉलीमराइजेशन से बनते हैं, जो पेप्टाइड बॉन्ड्स के जरिए आपस में जुड़े होते हैं। आगे, हाउ इज जेलेटिन ऑब्टेन्ड? जेलेटिन कैसे बनता है? तो जेलेटिन इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बोन्स एंड टेंडोन्स कोलेजन इन वाटर। जेलेटिन हड्डियों और टेंडोन्स कोलेजन को पानी में गर्म करके हासिल किया जाता है। आगे है, जस्टिफाई ओजोन इज बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन काइंड। वजाहत कीजिए ओजोन इंसानों के लिए मुफीद है। द ओजोन लेयर एक्ट्स एज ग्लोबल शील्ड बाय एब्जॉर्बिंग हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्राम द सन, प्रिवेंटिंग स्किन कैंसर एंड आई डिजीजेज। ओजोन की तह सूरज से आने वाली नुकसानदेह अल्ट्रावायलेट शुआओं को जज़ब करके एक आलमी डाल का काम करती है, जिससे जल्द के कैंसर और आंखों की बीमारियों से बचाव होता है। आगे, राइट 2 इफेक्ट्स ऑफ SO2 के 2 असरात बयान कीजिए। इट काजेज सेवर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स लाइक अस्थमा। इट डिजॉल्व्स इन रेन वाटर टू फॉर्म एसिड रेन विच डैमेजेस बिल्डिंग्स एंड एक्वेटिक लाइफ। ये दमा जैसी सांस की शदीद बीमारियों का सबब बनती है। ये बारिश के पानी में हल होकर एसिड रेन बनाती है जो इमारतों और आबी हयात को नुकसान पहुंचाती है। तो ये हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 के आगे पार्ट। इसमें भी 8 में से 5 करने होते हैं, लेकिन आप लोगों ने 5 नहीं 6 या 7 एक दो एक्स्ट्रा करके आने हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। सॉफ्ट वाटर प्रोड्यूसेस गुड लेदर विद सोप वाइल हार्ड वाटर does not produce good leather but forms curds scum with soap। सॉफ्ट वाटर साबुन के साथ अच्छी झाग बनाता है, जबकि हार्ड वाटर साबुन के साथ अच्छी झाग नहीं बनाता बल्कि फुटकियां स्कम बनाता है। आगे, डिफाइन वाटर बॉर्न डिजीज। पानी की वजह से पैदा होने वाली बीमारियों की तारीफ कीजिए। तो वो बीमारियां जो आलूदा पानी पीने या आलूदा पानी से तैयार करदे खुराक खाने से फैलती हैं, वाटर बॉर्न बीमारियां कहलाती हैं। डिजीजेज दैट स्प्रेड्स बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड water or eating food prepared with polluted water are called waterborne diseases। आगे है, which salts are responsible for hardness of water? Hardness is caused by the presence of soluble bicarbonate sulfates and chlorides of calcium and magnesium। हार्डनेस कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाल पजीर बाइकार्बोनेट सल्फेट्स और क्लोराइड्स की मौजूदगी के बायस होती है। अगर आप लोगों ने कहीं और से क्वेश्चंस याद किए हुए हैं और उन क्वेश्चंस हैं उनके आंसर याद किए हैं, तो वो सिर्फ क्वेश्चन का आइडिया लें, आंसर वहीं से याद करते जाएं अपनी बुक से ही या जहाँ से भी किए हैं, टीचर्स ने कहीं से करवाए हैं। हाउ इज़ एक्वेटिक लाइफ अफेक्टेड बाय एसिड रेन? एसिड रेन से आबी हयात कैसे मुतासर होती है? एसिड रेन लोअर्स द pH ऑफ लेक्स एंड वॉशेज हैवी मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम इनटू वाटर विच क्लॉग्स फिश गिल्स एंड काजेज सफोकेशन। एसिड रेन झीलों की pH को कम करती है और भारी धातों जैसे एल्यूमिनियम को पानी में शामिल करती है, जो मछलियों के गलफड़ों को बंद करके इनकी मौत का सबब बनती हैं। आगे क्वेश्चन पार्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4 का, राइट द व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे प्रोसेस का असूल क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द प्रिंसिपल लाइज इन द लो सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 एट लो टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस काजिंग इट टू प्रेसिपिटेट आउट ऑफ द सोल्यूशन। इसका असूल कम दर्जा हरारत 15 डिग्री सेल्सियस पर सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 की कम हल पजीरी है, जिसकी वजह से ये सोल्यूशन से रसूब बनकर अलग हो जाता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्लैग एंड मैटे? स्लैग और मैटे में क्या फ़र्क है? स्लैग आयरन सेलेक्ट FeSiO3 है जो हल्का होता है, जबकि मैटे का
पर सल्फाइड Cu2S और आयरन सल्फाइड का मिक्सचर जो भारी होता है। स्लैग इज आयरन सिलिकेट FeSiO3 विच इज़ लाइटर वाइल मेट या मैटे पढ़ते हैं असल में, ठीक है, तो या मैट पढ़ते हैं, लफ्ज़ मैट ही होता है। इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फाइड Cu2S एंड आयरन सल्फाइड FeS विच इज़ हैवियर। आगे डिफाइन एनोड मड। एनोड मड की तारीफ करें, कॉपर की इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के दौरान सोने और चांदी जैसी कसाफ्तें सेल के पैंदे में एनोड के नीचे जमा हो जाती हैं, जैसे जिसे एनोड कहते हैं। ड्यूरिंग इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर इम्प्योरिटीज लाइक गोल्ड एंड सिल्वर फॉल टू द बॉटम ऑफ सेल अंडर द एनोड known as anode mud। आगे राइट डाउन नेम्स एंड फार्मूला ऑफ टू ओर्स ऑफ कॉपर। कॉपर के दो ओर्स के नाम लिखे हैं, तो सी चाल्कोपाइराइट और चाल्कोसाइड, ठीक है, चाल्कोपाइराइट और चाल्कोसाइड फार्मूला साथ लाजमी लिखना है। CuFeS2, ये 2 असल में यहाँ पे S के साथ छोटा आना है नीचे, Cu2S, ये 2 यहाँ पे भी छोटा, जहाँ पे भी 2 1 आया ना ये छोटा ही आता है, 3 4 कोई भी इस तरह का, यहाँ पे भी 2 छोटा ही, यहाँ पे भी 2 छोटा ही। ये थे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन अभी तक हुए हैं। अब हम लोग चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को 3 दिए जाएंगे, 3 में से आप लोगों ने 2 हल करने हैं, ठीक है। A और B पार्ट होगा, A पार्ट में भी 4 मार्क्स का होगा, B पार्ट भी 4 मार्क्स का होगा, टोटल 8 मार्क्स का 16 मार्क्स के आप लोगों के क्या हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। अब हम लोग चलते हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 में से जो आना है उसकी हम बात करते हैं। डिफाइन एन एसिड एंड अ बेस अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट एंड जस्टिफाई विद एग्जांपल दैट वाटर इज एन एम्फोटेरिक कंपाउंड। ब्रोंस्टेड लोरी के तस्वर के मुताबिक एसिड और बेस की तारीफ कीजिए, मिसालों से वजाहत कीजिए कि पानी एक एम्फोटेरिक कंपाउंड है। तो सबसे पहले एसिड की तारीफ है। एन एसिड इज एसिड अ सब्सटेंस दैट कैन डोनेट अ प्रोटॉन, मॉलिक्यूल या आयन हो वो H+ डोनेट करे, यानी कि प्रोटॉन। अ सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन वो होती है बेस। इस तरह एम्फोटेरिक अ सब्सटेंस दैट बिहेव्स एज बोथ एसिड एंड बेस की तौर पे जो काम करे वो एम्फोटेरिक होता है। वाटर एज अ बेस अब हम लोग कर रहे हैं, तो HCl+ H2O H3O बना रहा है, ठीक है, Cl नेगेटिव, यानी कि H2O एक्सेप्ट कर रहा है H+ प्रोटॉन्स को। इसी तरह NH3+ H2O NH4OH नेगेटिव, यानी कि OH आयंस भी यहाँ पे बना रहा है, यानी कि H+ डोनेट भी कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो एसिड वो शय है जो प्रोटॉन H+ दे सके, बेस वो शय जो प्रोटॉन कबूल कर सके। एम्फोटेरिक फितरत वो शय जो एसिड और बेस दोनों के तौर पर काम करे। पानी बेस के तौर पर HCl के साथ प्रोटॉन कबूल करता है, ठीक है। पानी एसिड के तौर पर NH3 के साथ पानी प्रोटॉन देता है। अगर तो वैसे ये तारीफ़ें तो ठीक लिखी हुई हैं, लेकिन ये वाली जो है ना रिएक्शन, ये उर्दू मीडियम वालों ने भी लिखना है, इंग्लिश वालों ने भी लिखना है, तब आपको नंबर मिल रहे हैं। ये होगा क्वेश्चन नंबर 5 का A पार्ट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के B पार्ट। चैप्टर नंबर 11 में से जो लॉन्ग क्वेश्चन आना है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाला आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से बुक सही लगवा रहा हूँ क्योंकि बुक पे अच्छा लिखा गया, ठीक है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक इन सारों की ओपन चेन, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन की डेफिनेशन है, ठीक है। उसके बाद क्लोज चेन आ जाती है, क्लोज चेन और साइक्लिक, ठीक है। क्लोज चेन और साइक्लिक के आगे 2 टाइप्स, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, इनकी डेफिनेशन। होमोसाइक्लिक असल में और आगे 2 टाइप्स में, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक में, इसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल, इसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल लिखनी है। इसी तरह फिर हेट्रोसाइक्लिक की डेफिनेशन लिखनी है और ये एग्जाम्पल देनी है। इसी तरह ये ब्रांच और स्ट्रेट चेन की भी एग्जाम्पल्स देनी है, ये वाली एग्जाम्पल देनी है, ये वाली, ठीक है। तब ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा। ये था इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 का B पार्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह जो उर्दू मीडियम वाले हैं उनके लिए भी कि ये वाला क्लासिफिकेशन वाला, पहले ओपन चेन, ये ओपन चेन की डेफिनेशन आ गई, फिर स्ट्रेट चेन की आ गई, ये एग्जाम्पल आ गई, ये फिर ब्रांच चेन की डेफिनेशन आ गई, फिर ये एग्जाम्पल आ गई, ये वाली एक लाइन छोटी सी लिखनी है। उसके बाद क्लोज चेन की डेफिनेशन आ गई यहाँ से लेके तो यहाँ तक, यहाँ पे 69 के बाद ये 70 पेज है, ठीक है। इनको आगे मजीद तकसीम किया गया होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में। ये होमोसाइक्लिक की डेफिनेशन आई, होमोसाइक्लिक को मजीद 2 मिनट आगे कन्वर्ट किया गया। तो ये डेफिनेशन, ये वाली एग्जाम्पल, ये वाली इतनी लाइन, इसके बाद ये वाली एलिसाइक्लिक वाले जो हैं कंपाउंड्स, इसकी डेफिनेशन, ये मिसाल आ गई एक, और उसके बाद हेट्रोसाइक्लिक ये डेफिनेशन आ गई और यहाँ पे एक मिसाल। तो तब जाके आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 का B पार्ट बनेगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के A पार्ट की तरफ। ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 6 का A है वो चैप्टर नंबर 12 में से आएगा।
चैप्टर नंबर 12 में से ये जो अल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हेलोजिनेशन वाला जो है वो वाला इंपॉर्टेंट है, वो आ सकता है, ठीक है। या ऑक्सीडेशन ऑफ KMnO4 वाला अल्केन अल्कीन अल्काइन में से ये वाले जो 3-4 मैंने बताए हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेते हैं। स्टेट उसकी पहले क्या होती है, फर्स्ट 4 मेंबर जो हैं C1 से लेके C4 तक वो गैसेज होती हैं, C5 से C17 तक लिक्विड, और हायर मेंबर जो हैं वो सॉलिड्स होते हैं। इसी तरह पहले चार अरकान गैसेज C5 से C17 तक मायात, और इससे बड़े अरकान ठोस होते हैं। सॉल्युबिलिटी नॉन पोलर, सो दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। हल पजीर, नॉन पोलर होने की वजह से पानी में हल नहीं होते लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में हल पजीर हैं। आगे डेंसिटी इंक्रीजेज ग्रेजुअली विद द इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर साइज। डेंसिटी मॉलिक्यूलर साइज बढ़ने के साथ इनकी डेंसिटी में बतदरीज इजाफा होता है। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ने के साथ साथ इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं। ये आज से पहले 2019 में, ठीक है, पेपर दिया थे मैंने, तब भी ये आए थे, ठीक है। और आप बाद में भी आते जाते हैं, गाहे बगाहे आते रहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी। और इसके अलावा जो मैंने बताए हैं वो बड़े, हेलोजिनेशन वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये 6 का ए पार्ट था, 6 के बी पार्ट की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है, ठीक है, वो आना है चैप्टर नंबर 13 में से, ठीक है। तो इसके अंदर और भी वो पॉलीसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड सारों का थोड़ा थोड़ा तारुफ आना चाहिए। उसके अलावा एक और बड़ी मैं बड़े अब बात बताने लगा हूँ इंपॉर्टेंट, वो ये है कि ये जो है ना हमारे पास यहाँ पे एक ये वाला जो बॉक्स है, कमर्शियल यूजेस ऑफ एंजाइम, ठीक है, 2019 में ये आया था बोर्ड पेपर में, और किसी बच्चे को भी नहीं था आ रहा। उसकी वजह कि यहाँ पर कोई ध्यान ही इतना नहीं देता, क्योंकि ये ऐसे आम सा बॉक्स है। ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इस चैप्टर में, ये याद रखना कि यहाँ से आ जाता है और बच्चे फिर देखते रह जाते हैं। उसके अलावा ये वाले DNA वगैरह, RNA वगैरह, ये तो आम जो एग्जाम डेफिनेशन है वो सारों को आती होती हैं अक्सर, तो वो बच्चे कर जाते हैं। लेकिन ये वाला जो बॉक्स है ये बड़ा ज़रूरी है, कमर्शियल यूजेस ऑफ एंजाइम। उर्दू मीडियम वालों को मैं बता देता हूँ, ये उर्दू मीडियम वालों का पेज नंबर 135 पे लिखा हुआ है, एंजाइम के तजारती पैमाने पर इस्तेमालात। तो ये वाले जो लिखे हुए हैं, और ये भी, ठीक है, कम से कम 5 आने चाहिए, ठीक है। लेकिन वो 5 नहीं, वो 6 ही मांगता होता है, लेकिन कम से कम फिर भी 5 आते हो तो कुछ ना कुछ नंबर मिल जाते हैं, लेकिन कोशिश करें 6 ही पूरे करें। उसके अलावा ये विटामिन वाला ये भी मैं करवा देता हूँ साथ साथ, कि डेफिनेशन इसकी क्या है कि विटामिन आर स्पेसिफिक ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडीज इन स्मॉल अमाउंट्स ऑफ फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। विटामिन मखसूस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनकी हमारे जिस्म को नॉर्मल नशोनुमा और मेटाबॉलिज्म के लिए थोड़ी मिकदार में ज़रूरत होती है। इंपॉर्टेंस, दे रेगुलेट मेटाबॉलिज्म टू प्रिवेंट डेफिशिएंसी डिजीज लाइक स्कर्वी रिकेट्स। ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं और बीमारियों जैसे स्कर्वी रिकेट्स से बचाते हैं। इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ्स। विटामिन डी हड्डियों और दांतों की नशोनुमा के लिए ज़रूरी है विटामिन डी, जैसा कि मेंटेन हेल्दी स्किन, आइज एंड इम्यून सिस्टम। विटामिन ए एंड सी सेहतमंद जल्द, आंखों और मुदाफ़ियाती निज़ाम को बरकरार रखते हैं, विटामिन ए और सी। ये क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 के ए पार्ट की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका ए पार्ट जो है वो आना है चैप्टर नंबर 14 में से। तो ये मैं अगर पढ़ाने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि ये वाला जो चैप्टर नंबर 14 है इसका एक तो ये मैंने करवाया ना इंपॉर्टेंट, ये एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट, मैं पढ़ा देता हूँ अभी। लेकिन उसके अलावा ये जो ओजोन लेयर की डेफिनेशन, ओजोन होल, और ये वाला अंटार्कटिका वाला उर्दू मीडियम को मैं बताता हूँ अभी बुक से। ये वाली 3 लाइनें और ये इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन, आधे बोर्डों में तकरीबन ये वाला सवाल आ जाता है, ठीक है, ये ओजोन डिप्लीशन वाला। तो ये वाला लाजमी आप लोगों ने कर लेना है। इसी तरह मैं उर्दू मीडियम वालों को भी लगाऊं, ये ओजोन की डेफिनेशन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन होल की डेफिनेशन, अंटार्कटिका में किस तरह हुआ था, और ओजोन के खात्मे के असरात, ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये वाले भी। ये आधे बोर्डों में आता है और बच्चे अक्सर इसमें से 1-2 नंबर गलत कटवा लेते हैं। मुझे पता है कई बच्चों के यहाँ से 1-1-2 दिन पूरे पेपर में सही नंबर होते हैं, यहाँ से आके 1-2 नंबर काट जाते हैं, 58-59 नंबर लेके बैठे होते हैं। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखें। अब ये वाला पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट वाला। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन बनने का अमल और इसके असरात बयान कीजिए। तो नॉर्मल रेन इज स्लाइटली एसिडिक, pH 5.6 to 6 ड्यू टू डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड एयर पोल्यूटेंट्स लाइक SO2 एंड NO2 डिजॉल्व इन रेन वाटर टू फॉर्म H2SO4 एंड HNO3 ड्रॉपिंग द pH बिलो 5.6। बनने का अमल, बारिश के पानी में SO2 और NO2 जैसी गैसें हल होकर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाती हैं, जिससे
पीएच कम से कम पीएच हो जाती है, ठीक है। असर एक तो इफेक्ट्स जो हैं, डिस्ट्रॉयज एक्वेटिक लाइफ बाय लीचिंग हैवी मेटल्स एल्यूमिनियम इनटू लेक्स, डैमेजेस बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स मेड ऑफ मार्बल, लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, इंक्रीज सॉइल एसिडिटी, डैमेजिंग क्रॉप्स एंड फॉरेस्ट्स, भारी धातुओं को झीलों में शामिल करके आबी हयात को तबाह करती है। असर दो मार्बल और चूने के पत्थर से बनी इमारतों को नुकसान पहुंचाती है, मिट्टी की तेजाबियत बढ़ाकर फसलों और जंगलात को तबाह करती है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट, और वो मैंने जो दूसरे लगवाए हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बी पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट शुरू करने लगे हैं, तो शुरू करते हैं। ये 7 का बी पार्ट है, 5 नहीं है, ठीक है, गलती से लिखा गया। पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किस तरह की जाती है, अभी आगे है थोड़ा सा, वो मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, समझ आएगी फिर आपको। और भी चीज़ें हैं, बंद ना करें वीडियो। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम कैरिड आउट, प्रिंसिपल क्या है, अगर तो कोई ये पिक्चर बना सकता है तो वेल एंड गुड है, बना ले, ठीक है। थोड़ी सी गंदी मंदी सी करके किसी तरह बना दे तो बड़े नंबर वो देखे बगैर ही दे देता होता। प्रिंसिपल क्या है, सेपरेशन ऑफ पेट्रोलियम फ्रैक्शंस बेस्ड ऑन देयर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। प्रोसेस क्या है, क्रूड ऑयल इज हीटेड टू अबाउट 400 डिग्री सेल्सियस इन अ फर्नेस, द वेपर्स आर पास्ड इनटू अ टाल fractionating column, temperature gradient, the column is hot at the bottom and cooler at the top. Condensation, vapors of higher boiling point fractions condense in the lower hot part, while lighter gases with lower boiling points rise to the top and condense in cooler zones. असूल अज्जा को इनके मुख्तलिफ बॉइलिंग पॉइंट्स की बुनियाद पर अलग करना। अमल, खाम तेल को भट्टी में 400 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करके बुखारात को फ्रैक्शनिंग कॉलम में गुजारा जाता है। दर्जा हरारत का फ़र्क, कॉलम नीचे से गर्म और ऊपर से ठंडा होता है। तकसीम, ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाले बुखारात नीचे और कम बॉइलिंग पॉइंट वाली गैसें ऊपर आ जाकर ठंडी होकर माया में तब्दील हो जाती हैं। तो ये था हमारे पास पूरा पेपर, हमने पढ़ लिया है। तो पेपर के अंदर आप लोगों ने शॉर्ट लिखना है, ज़्यादा लंबा आंसर नहीं लिखना। जो बात पूछी गई है उसको आप लोगों ने फोकस करना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 10, 15 और 16 को ज़्यादा करें क्योंकि इसमें से ज़्यादा पेपर आना है, ठीक है। तो लेकिन ये थोड़े चैप्टर लंबे भी हैं, लेकिन इन चैप्टर्स को ज़्यादा फोकस करें। उसके अलावा हर चैप्टर की एक्सरसाइज के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, उनको देखें, और MCQs खास तौर पे। उसके अलावा जो समरी पॉइंट्स हैं उन सारे चैप्टर्स को कर लें, तो आप लोग फेल कभी भी नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।